अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए दिन की सबसे बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर जो हमारे पास है वो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के बारे में। आज जो है बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो 17 सितंबर 2023 से पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। क्या ज़रूरत पेश आई कि 2 महीने पहले ही जस्टिस जो हैं उनके नाम का ऐलान करना पड़ा? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी जो है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस कहानी का जो बैकग्राउंड है वो इमरान खान साहब के दौर में जो उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया था उससे मिलता है। उस ज़माने में पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो जो काजी फायज ईसा साहब से खुश नहीं थी और उनके ऐसे बहुत सारे फैसले थे जिनकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए इमरान खान के दौरे हुकूमत में उस वक़्त के जो उनके अकाउंटेबिलिटी के इज़हार थे, उन्होंने केस बनाया काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़। उसके अंदर ये था कि काजी फायज ईसा साहब और उनकी जो बेगम है उनके नाम पर, उनके बच्चों के नाम पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में टैक्स रिकॉर्ड में कोई सबूत नहीं मौजूद था। केस चलता रहा, ऑब्वियसली खुली अदालत में चलता रहा। काजी फायज ईसा की बेगम भी वहाँ से रिनायत पेश होती रहीं और मामला ख़त्म हुए तब जाकर जब काजी फायज ईसा जो है उससे क्लियर हो गए थे। लेकिन ये तलवार जो थी इस केस की उनके सर पे हमेशा से लटक रही थी और बहुत सारे हमारे जो मुबस्सरीन थे, बहुत सारे तजियाकार थे, वो बारहा ये बात कह रहे थे कि काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस बनने की राह में बहुत सारी आने वाले दिनों में रुकावटें आएंगी। लेकिन हुकूमत ने आज जो फैसला किया, जो ऐलान किया, उससे कम अज़ कम ये क्लियर हो गया है कि सितंबर के अंदर काजी फायज ईसा साहब जो है वो हर सूरत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। सदर साहब ने भी इसके बाद की मंजूरी दे दी हुई है। अच्छा, इससे होता है एक और मज़े की बात है कि इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है शायद वो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो उमर अता बंदयाल साहब हैं उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि सब वैसे तो सब जानते थे कि 2 महीने में उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है और वो साबिक चीफ जस्टिस हो जाएंगे। लेकिन आज का जो फैसला है, आज का जो ऐलान है, उससे उनकी जो ताकत है, उनकी जो पावर है सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत कम हो गई है। क्योंकि हम सब बड़ी क्लियरली जानते हैं ये कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है, एक डिवाइडेड हाउस है जिसके अंदर एक तरफ तो काजी फायज ईसा साहब हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जिनके साथ कुछ जजेस हैं, और दूसरी तरफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं जिनके साथ इजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर और इस तरह के मज़ाहिर अकबर नकवी और इस तरह के 2-3 और जजेस हैं जिनको उन्होंने एलिवेशंस दिलवाई हुई हैं। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं वो आपस में बरसरे पेकार हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कि कौन जीतता है। लेकिन आज के फैसले से, जो आज फैसला हुकूमत ने किया है, इससे फील ये होता है कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा है वो इस कश्मकश या इस जंग जो चल रही थी पिछले कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, शायद वो इसको जीत गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि पेशावर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस लगाई गई हैं उसकी भी जो नॉमिनेशन थी वो भी काजी फायज ईसा की तरफ से आई थी। काजी फायज ईसा साहब ने ही बारहा इस बात को कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ौरन इजलास बुलाया जाए ताकि जो तरक्कियाँ हैं रुकी हुई वो उनको किया जा सके। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया जाए जिसके अंदर जो तरक्कियाँ होती हैं या जो नई अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो की जाती हैं, तो वो किया जाए और फिर वो जो है ज़फ़र हिलाल साहिबा उन्होंने वहाँ पर चीफ जस्टिस लगवा दिया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का ग्रुप जो है वो फतह से हमकनार होता हुआ नज़र आता है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसानात होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नई पॉलिसी थी उसके तहत तो ये था कि वो अपनी जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई हैं जहाँ पर उनके वो लोग जो शरपसंद थे जिन्होंने वफाकी इमलाक पर हमला किया, दिफाई इमलाक पर हमला किया, दिफाई तनसीबात पर हमला किया, उनको आग लगाई, उनके खिलाफ जो मुमकिन केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलने थे उनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और उनको उम्मीद ये थी बहुत ज़्यादा कि जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब वो उनके लिए खुलकर रिलीफ देंगे। लेकिन अब शायद मौजूदा सूरत हाल में, जबकि ऐलान हो चुका है कि उमर अता बंदयाल साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो सिर्फ 2 महीने की रह गई है, वो बल्कि 2 महीने से भी कम रह गई है, 1 माह और चंद दिन रह गए हैं, तो उसके अंदर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो खुलकर इस तरह का बड़ा फैसला लें जहां वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को हेड ऑन ले लें और जाकर उनके साथ मुकाबला कर लें। तो ये जो है मामलात, इसमें ऐसा फील होता है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो इसके अंदर हार गए हैं और काजी फायज ईसा साहब जो है उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। तो इसमें जो काजी फायज ईसा साहब हैं उनकी जो जीत हो गई है, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में इंसाफ की भी जीत होगी। माजी के जो गलत फैसले थे सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सबसे बड़ा फैसला 63A का है। आईने पाकिस्तान कुछ और कहता है। आईने पाकिस्तान के अंदर साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देना चाहता है तो वो वोट दे सकता है, वो वोट काउंट होगा। सिर्फ उस वोट को देने के ऊपर उसकी जो सीट है जिसके ऊपर वो इलेक्ट होकर आया था, जिस पार्टी के टिकट पर इलेक्ट होकर आया था, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही के अंदर आइन को ही रीराइट कर दिया। और ये सिर्फ वाहिद जगह नहीं है जहां पे आइन को रीराइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन को रीराइट कर सके, वो आइन की सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर सकता है। आज की हमारी जो दूसरी स्टोरी है वो भी अदलिया से रिलेटेड है। ये कुछ अच्छी खबर है। खबर ये है कि उस्मान मिर्जा नाम का दरिंदा जिसने जिनसी दरिंदगी की कोशिश की थी 1 साल कबल, अगर आपको शायद याद हो, एक जोड़ा था जिसके गेस्ट हाउस के अंदर घुस कर इन लोगों ने उनके साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की, लड़के को मारा, पीटा और वो किया। फिर
उसकी वीडियो बना ली और फिर वो वीडियो वायरल हो गई और सबने देखी। तो उस्मान मिर्ज़ा साहब जो है वो अपने 4 साथियों के साथ उनको लोअर कोर्ट से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उस्मान मिर्ज़ा साहब के बारे में सुना जाता है कि वो कोई इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर कोई लैंड माफिया है, उसका कोई हिस्सा थे, उसका कोई पार्ट थे। तो उनके ताने बाने जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी बहुत ज़्यादा थे। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद इस सब का फ़ायदा उठाते हुए उनको आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो सरबराही में केस सुन रहा था, उन्होंने उनको दी जाने वाली उम्र कैद की जो सज़ा है वो बरकरार रखी है। ये बहुत खुशाइंद बात है। ना सिर्फ ये कि क्रिमिनल्स को सज़ा मिल रही है, बल्कि ये सज़ा मिलने का जो प्रोसेस है ये बहुत जल्दी देखने में आया है। 1 साल के अंदर अंदर 2 कोर्ट्स के अंदर उनको सज़ा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की उनकी अपील बाकी बची है। ऑब्वियसली उनका हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाएँ और अपना केस प्लीड करें, लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस वक्त क्राइम होता है, हम बारहा ये बात कहते रहे हैं और माजी में भी कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि जब क्राइम हो जाता है तो उसकी जो सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट है वो कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। और पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है। पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस ऐसा था जिसमें किसी शख्स की ज़मीन के ऊपर कब्जे का केस था, लेकिन जब उसके लिए फैसला किया गया तो पता चला कि वो शख्स जो है वो दुनिया से जा चुका है। इसी तरह 2 भाई थे जिनको कत्ल की सज़ा हो चुकी थी, उनका केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहाँ जाकर जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया तो पता चला कि उन लोगों को पहले ही सज़ाए मौत दी जा चुकी है। तो मसला ये है कि पाकिस्तान में केसेस जो हैं वो बड़ा स्लो चलते हैं। इंसाफ का जो निज़ाम है वो सिर्फ सियासी जो नौयत के मुकदमात होते हैं जिसमें सियासत इन्वॉल्व होती है, जिसमें जजेस की अपनी पसंद या नापसंद होती है, उनके ऊपर तो बहुत जल्द फैसले हो जाते हैं। लेकिन ये उस्मान मिर्ज़ा जैसे केसेस जो कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये वो केसेस हैं जिनसे सोसाइटी में दहशत फैल रही है, इनके बारे में माजी में फैसले जल्द नहीं होते थे, लेकिन ये बहुत अच्छी नज़ीर बन रही है कि पाकिस्तान के अंदर कि अगर आपने कोई गलत काम किया है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप कितने ताकतवर हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने जो मजलूम लोग थे जिन पर आपने पहले जुल्म किया उन पर फिर आपने प्रेशर डालकर किस तरीके से उनको अपने हक में बिठा लिया या उन्हें कहा कि केस वापस ले लें। पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि ऐसे तमाम केसेस के अंदर सरकार जो है वो भरपूर तरीके से उसको फॉलोअप कर रही है और इस तरह के जो दरिंदे हैं उनको सज़ा दिलवाई जा रही है। तो ये खुशाइंद बात है, खुशी की खबर है। हम यूजुअली आपको जो खबरें सुनाते हैं वो इस तरह की नहीं होती, लेकिन आज की जो खबर थी वो खुशी की खबर है। आज के प्रोग्राम का जो आखिरी पार्ट है उसके अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो इस वक्त बहरान बहुत बड़ा हो गया है उसकी, और वो बहरान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है नौजवानों का बहरान। नौजवान पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, ज़्यादातर ऐसे हैं जो शायद मैट्रिक या इंटर के बाद पढ़ाई भी नहीं कर सके, उनके पास कोई स्किल सेट भी नहीं है। तो इस वक्त ये जो लोग हैं इनको किसी तरीके से हमें स्किल्स को की तरफ लेकर आना है, कुछ स्किल्स इनको दिल देनी है ताकि ये दुनिया के अंदर जाकर या अगर पाकिस्तान में हो या दुनिया में हो कुछ काम कर सके। यूनान का जो हादसा हुआ है आप उसके अंदर भी देखें तो आपको अगर आप डिटेल्स लेंगे उन लोगों की जो लोग वहाँ जा रहे थे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें ज़्यादातर लोगों की तादाद ऐसी थी या तो सिर्फ वाजिबी से पढ़ा हुए थे या उन्होंने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की हुई थी, कोई स्किल नहीं थी उनके पास। तो ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान के अंदर नौकरियों का बिल्कुल फुकदान है, ना होने के बराबर हैं। तो उनके पास फिर और कोई तरीकाकार नहीं बचता, फिर ये तरीकाकार बचता है कि वो इस तरह की अपनी जान की बाजी लगाकर दुनिया में कहीं और जाकर अपनी नौकरी ढूंढने की कोशिश करें और उसके लिए जान से चले जाएं। तो ये बहुत बड़ा बहरान है। हमारी हुकूमतें इकॉनमी की बात करती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की बात करती हैं, लेकिन एक नौजवानों की जो लाखों नहीं करोड़ों की तादाद मौजूद है उनको जंगी बुनियादों के ऊपर कुछ स्किल्स सिखाने की ज़रूरत है। और इस वक्त दुनिया के अंदर डिमांड मौजूद है। अगर आप लोगों को सही तरीके से स्किल सिखा सकें, आप वेल्डिंग करना सिखा सकें, प्लम्बिंग करना सिखा सकें, ब्रिक लेयर बना सकें, इस किस्म की और बहुत सारी कर सकें, तो यूरोपियन ममालिक के अंदर ही हज़ारों की तादाद में नौकरियां मौजूद हैं जो बहुत अच्छा पे भी करते हैं। लीगली आपको यहाँ से वहाँ लेकर जाएंगे और ना सिर्फ ये लोग जाकर पाकिस्तान की मदद कर सकेंगे बल्कि इस तरह के जो सानेहात हैं जहाँ लोगों की जाने जा रही हैं उससे भी बचा जा सकेगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।